हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में रही खबरों पे। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होता है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाते हैं और मेंस के इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के निचोड़ है, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई में रही महत्वपूर्ण खबरें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सभी खबरों को यहाँ पर समाहित संकलित किया जाता है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं 4 मार्च 2025 के जो महत्वपूर्ण खबरें हैं। इन खबरों को जानने से पहले एक सूचना है आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि जो प्रिंटेबल पीडीएफ की डिमांड आप लोग करते रहते थे कि सर फरवरी महीना कंप्लीट हो चुका है, हमने कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी थी फरवरी महीने की, हमको पीडीएफ नहीं मिली है, तो वो पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, अपडेट कर दी गई है और ये पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये उसका कवर पेज है। जो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाले का कवर पेज है और यहां पर ये हिंदी वाले का कवर पेज है। आप जाके कम्युनिटी आपने ज्वाइन कर रखी है तो वहां पर ये प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल चुका है। आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। पूरे महीने का आपका रिवाइज हो जाएगा। मुश्किल से 50 से 51 पेज का है। पूरे महीने की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का फैक्ट, मेंस का डाटा और प्रीलिम्स का फैक्ट, मेंस का डाटा, मासिक संकलन हिंदी और मंथली कंपाइलेशन इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारा फरवरी महीना और हमने फरवरी महीने में जो भी कमिटमेंट की थी वो हमारी सारी कमिटमेंट पूरी हो चुकी है। कल क्वेश्चन भी आपके लग जाएंगे, आप जाके टेस्ट भी वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, उन टेस्ट में अगर जो देखा जाए 100 क्वेश्चन हिंदी के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के दोनों लग जाएंगे, तो वहां पर आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मार्च महीना। अब मार्च महीने में आप खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो खुद को एनरोल करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाइएगा, SSGCP सर्च करिएगा या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐप डाउनलोड करने के बाद जो वीडियोस का सेक्शन है, वीडियो लेक्चर वाला सेक्शन होगा, वहां पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही कवर पेज ऐसे थंबनेल दिख जाएगा, करंट अफेयर वीडियो लेक्चर पीडीएफ टेस्ट मार्च 2025। वहां पर जब आप जाएंगे तो आप उस पैकेज को परचेज कर सकते हैं और जैसे आप पैकेज परचेज करेंगे, पैकेज को परचेज करने के बाद आप जो कोर्स है उस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। मार्च महीने का जो करंट अफेयर का कोर्स है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है वो महीने महीने चल रहा है। महीने महीने इसलिए चल रहा है कि हम एक साथ चलाएंगे तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है। महीने महीने तोड़ के इसलिए चल रहा है कि आपका 25 से 30 रुपए के बीच, 25 से 30 रुपए के बीच में पूरे करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो जाए। जबकि 25 रुपए भी आपको पे नहीं करने होते, वहां आपको 25 रुपए शो करेगा। ठीक है, 25 रुपए शो करेगा, लेकिन वही नीचे बॉक्स में जब आप बाई नाउ पर क्लिक करेंगे, एक बॉक्स बना होगा, कॉइन का बॉक्स बना होगा, उस पर आप टिक करेंगे तो ये मूल्य घटकर हो जाएगा 18 रुपए। ठीक है, 18 रुपए पे करेंगे और 18 रुपए पे करने के बाद आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, जहां पर आपको क्या मिलता है, डेली 7:30 बजे, 7:30 PM पर आपको वीडियो मिल जाता है। डेली उसी जो क्लास होती है, क्लास की पीपीटी ऐप पर मिल जाती है। ठीक है, पीपीटी जैसे पिक्टोरियल पीपीटी यहां लगी होती है, सेम यही पीपीटी आपको ऐप पर मिल जाती है। उसके बाद में 10 MCQ क्वेश्चन पर डे पढ़ने के बाद आप खुद को टेस्ट करिए। ठीक है, महीने के एंड में आपको, ठीक है, महीने के एंड में देखा जाए 100 + 100, 100 इंग्लिश 100 हिंदी के क्वेश्चन यहां पर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन आपको डेली मिल जाए, मतलब महीने के एंड में मिल जाते हैं ऐप पर। और ये टेस्ट जो है, ये टेस्ट की खास बात ये है कि ये टेस्ट लाइव है। ठीक है, ये लाइव टेस्ट है। यहां पर आप जाके इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, अपना स्कोर देखिए कि आपका स्कोर कैसा है, बार बार अटेम्प्ट करिएगा, तो जिससे क्या होगा, रिवीजन सारी चीजों का आपका होता जाएगा। और प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए, ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ के लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी, जैसे आप बाई करेंगे, बाई करने के बाद आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। जब बाई कर लेंगे आप, उसके अगले दिन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा और दोपहर के 12 बजे से लेके, ठीक है, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर। उसके बाद आपको जो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है वो भेज दिया जाएगा, जहां पर आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाती है। ठीक है, जो डेली वाली पीडीएफ है, डेली पीडीएफ तो मिलती है, प्रिंटेबल पीडीएफ साथ साथ महीने के एंड में आपको जो कंप्लीट पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये एक सूचना थी, जानकारी थी। बहुत से लोगों का कमेंट आता है, फोन आता रहता है कि सर कैसे ज्वाइन करना है, सारी चीजें बता दीजिए प्लीज, हमको ज्वाइन करना है। तो उन सब चीजों के लिए ये बताना अनिवार्य था, इस वजह से यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने कंटेंट को और ज्यादा इनहांस करते जा रहे हैं। इनहांस का मतलब यह है कि आज से आप एक नए तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर अब ये कंटेंट होने वाला है बाइलिंगुअल। अभी तक क्या होता था कि हमारा जो कंटेंट होता था वो शुद्ध रूप से हिंदी में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब से हम कंटेंट, जो हमारा कंटेंट आएगा वो बाइलिंगुअल होगा। मींस इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं के जो जानने वाले हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, सबके लिए कंफर्ट होगा। मैं सिर्फ बातें अपने बोलूंगा हिंदी में,
ठीक है। लेकिन जो हमारा कंटेंट यहां पर स्क्रीन पे लिखा होगा सब कुछ इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा होगा, जिससे दोनों भाषाओं को पढ़ने वाले लोगों के लिए सुविधा हो। ठीक है, चलो अब यहां पर हम बात करें, सबसे पहले दिवस पे चर्चा कर लेते हैं। दिवस जो 4 मार्च का दिवस है, 4 मार्च के दिवस को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मार्च 2025 को नेशनल सेफ्टी डे दिवस मनाया गया। आगे इसकी थीम की बात कर ले, इसका थीम क्या है? द थीम फॉर नेशनल सेफ्टी डे 2025 इज सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। ठीक है, ये इसका थीम है और ये थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेशनल सेफ्टी डे का थीम क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने खबरों पर। यहां आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल चीजें लगी हुई है, मैं हिंदी में बोलता जाऊंगा, इंग्लिश में आप साथ साथ जो इंग्लिश वाले हैं वो देखते जाइएगा। ठीक है, केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खोजी 2 नई जंपिंग स्पाइडर। ठीक है, यहां पे जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है और ये किसने खोजा है? तो केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा यहां पे खोजा गया है। रिसर्चर एट केरल यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीसीज फॉर जंपिंग स्पाइडर्स। बात कर ले यहां पर, यह खोज केरल के सेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में की गई है। कहां पर खोज की गई है? ठीक है, सेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में इसकी खोज की गई है और खोजी गई मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां जो है, इनका नाम क्या है? एपिडेलेक्सिया फाल्सीफार्मिस और एपिडेलेक्सिया पेलेट्रिस। ठीक है, एपिडेलेक्सिया फाल्सीफार्मिस और एपिडेलेक्सिया पेलेस्ट्रिस, ये इसका नाम है, नाम याद रखिएगा। और कहां पर खोजी गई है ये याद रखिएगा। और ये जंपिंग स्पाइडर की प्रजातियां हैं, ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर ले, जहां तक इनके लंबाई और चौड़ाई का मामला है तो एपिडेलेक्सिया फाल्सीफार्मिस लगभग 4.39 मिलीमीटर का है, जबकि इसके विपरीत जो पेलेस्ट्रिस नर है ये 4.57 मिलीमीटर का है, जबकि मादा जो है ये 3.69 मिलीमीटर की है। ठीक है, तो यहां पर इसके लंबाई चौड़ाई की बात की गई है और ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जो नई खोज होती है, नई प्रजातियों की खोज होती है, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी नई प्रजातियों की खोज की जाती है, तो वैसी प्रजातियों के बारे में यूपीएससी भी पूछने लगा, मतलब यूपीएससी तो पूछता ही है, अब यहां पर यूपी पीसीएस बीपीएससी इत्यादि भी पूछने लगे, तो इस वजह से ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। भारत की नदियों में 6327 डॉल्फिन। अब ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट के बारे में बातें करते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है, सारी बातों को यहां पर चर्चा करेंगे। तो नदियों में रहने वाली डॉल्फिनों पर किए गए व्यापक सर्वेक्षण से पता चला है कि देश के 8 राज्यों में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? 6327। कितनी? 6327 है अनुमानित संख्या डॉल्फिन की। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। ये डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों में पाई जाती है। कहां कहां पे? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर में मुख्य रूप से ये डॉल्फिन पाई जाती हैं। सर्वेक्षण देश के 8 राज्यों में 28 नदियों में 8507 किलोमीटर के क्षेत्र किया गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सर्वे किया गया था, ये सर्वे किया गया जिसमें सर्वे में पाया गया कि जो अनुमानित संख्या है वो कितनी है? 6327। ये सर्वे जो 28 नदियां हैं, उन 28 नदियों के कितने क्षेत्रफल में? 8507 क्षेत्रफल में ये सर्वे किया गया था और इसी सर्वे के बाद बताया गया कि जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है। आगे बात करें, डॉल्फिन की अनुमानित संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, यानी कि सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां पर है? सबसे ज्यादा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ 2397 डॉल्फिन रिकॉर्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कहां पर डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई है? अनुमानित संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कितना? 2397 डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद किसका स्थान आता है? इसके बाद आता है स्थान बिहार का। किसका स्थान आता है? बिहार का आता है, फॉलोड बाई 2220 इन बिहार एंड 815 इन वेस्ट बंगाल। यानी कि बिहार में जो संख्या है वो कितनी है? 2220 है और वेस्ट बंगाल में कितनी है? 815 है डॉल्फिन की अनुमानित संख्या। आगे हम बात कर ले, भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां पाई जाती है। जो मीठे पानी की डॉल्फिन होती है, भारत में मीठे पानी की डॉल्फिन की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 2 डॉल्फिन की प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक सिंधु डॉल्फिन, इंडस डॉल्फिन और एक गंगेटिक डॉल्फिन, यानी गंगा नदी की जो डॉल्फिन है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकता है कि पानी, जो मीठे पानी है, ठीक है, मीठे पानी में देखा जाए फ्रेश वाटर में भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 2, एक गंगेटिक डॉल्फिन और एक इंडस डॉल्फिन। चले आगे हम बात करें, तीसरी खबर क्या है? अजय सेठ को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अजय सेठ गिवन एडिशनल चार्ज फॉर रेवेन्यू सेक्रेटरी। ठीक है, यहां पर देखा जाए राजस्व सचिव का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है
और इनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं उन पर चर्चा कर लें तो 1 मार्च 2025 को, कब? 1 मार्च 2025 को अजय सेठ को राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने तुहिनकांत पांडे का, ठीक है, स्थान ग्रहण किया है। तुहिनकांत पांडे के स्थान पर इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है, नाम याद रखिएगा। और ये जो नियुक्तियों वाला सेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन होता है, उस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। आगे बात कर लें, वर्तमान में अजय सेठ आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव पद पर तैनात है। अगर वर्तमान में बात किया जाए, यहां पर ये तो एडिशनल चार्ज दिया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार के इतर देखा जाए तो किस पद पर ये तैनात है मूल रूप से? तो मूल रूप से आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव के पद पर तैनात है, ठीक है। करेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, ठीक है। आगे हम बात करें, अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये भी पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस कैडर के अधिकारी है याद रखिएगा, कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं, ठीक है। चलो अगली खबर देखें, हमारा चौथी खबर क्या है? डॉक्टर मयंक शर्मा बने रक्षा लेखा महानियंत्रक। डॉक्टर मयंक शर्मा जो है ये अपॉइंट किए गए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट इनको बनाया गया है। आगे हम बात कर ले, 1 मार्च 2025 को डॉक्टर मयंक शर्मा को रक्षा महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है, ठीक है। रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा भारतीय रक्षा लेखा सेवा 1989 बैच के अधिकारी हैं, ठीक है। किस बैच के अधिकारी हैं? 1989 बैच के अधिकारी हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के 1989 बैच के अधिकारी हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करें यहां तो जयंत चौधरी द्वारा महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ। अब यहां पर महिला उद्यमिता कार्यक्रम है स्वावलंबिनी, ठीक है, जयंत चौधरी के द्वारा स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। यह आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, कहां पर? मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 1 मार्च 2025 को महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी की शुरुआत की है, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर? नीति आयोग के साथ मिलकर, ठीक है, नीति आयोग के साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो मेरठ में पड़ता है वहां पर 1 मार्च को स्वावलंबनी पहल की शुरुआत की है। अब इस स्वावलंबनी पहल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जो MSDE है, ठीक है, MSDE है यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस। यहां पर आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस के तत्वाधान में राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा कार्यान्वित तथा नीति आयोग के साथ संयुक्त साझेदारी में स्वावलंबनी का उद्देश्य युवा महिलाओं के लिए एक संरचित एवं चरणबद्ध उद्यमशीलता यात्रा की स्थापना करना है, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो जो युवा महिलाएं हैं, युवा महिलाओं के लिए एक संरचित तथा चरणबद्ध उद्यमशीलता यात्रा की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य था, जो स्वावलंबनी पहल स्टार्ट की गई थी। आगे बात करें, स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला छात्रों को उद्यमिता कौशल संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगली खबर देखें, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके जीएस पेपर 5, ठीक है, जीएस पेपर 5 यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस का एक क्वेश्चन है 100%। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपकी परीक्षा में 2023 यूपीपीसीएस मेंस में, कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा कीजिए। चित्रात्मक रूप से आपको एक मैप बनाना होता है, यूपी का आप मैप बनाइए और मैप बनाने के बाद में, ठीक, यूपी का आपने मैप बनाया, मैप बनाने के बाद में आप दिखा दीजिए जैसे आलमगीरपुर, ठीक है, फिर उसके बाद मांडा, सनौली, बागपत, तिलवाड़ा, ये सारी चीजें आप दिखा सकते हैं वहां पर। और दिखाने के बाद उस पे जैसे आपने बताया आलमगीरपुर, अब आलमगीरपुर लिखा, आलमगीरपुर लिखने के बाद में उसकी जो 3-4 विशेषताएं उनको लिखिए। मांडा के बारे में जो लिखना है आपको 3-4 विशेषताएं उनके बारे में लिखिए। बागपत से आपको जो जो चीजें मिली है 4 पॉइंट उनके बारे में लिखिए। तिलवाड़ा से आपको जो कुछ भी मिला है 4 पॉइंट उसके बारे में लिखिए। और ऐसे ही आप मैप के साथ अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये सेशन।
देखा जाए इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात करें तो बागपत में ताम्र युग के अवशेष, शाही ताबूत मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी टू फाइंडिंग कॉपर एज रिमेन एंड रॉयल कॉफिन इन बागपत। बात करें यहां पर बागपत उत्तर प्रदेश के तिलवाड़ा गांव में उत्खनन के दौरान लगभग 4500 वर्ष पुराना ताम्र युग के अवशेष मिला है। कितना पुराना? 4500 वर्ष पुराना ताम्र युग का यहां पर अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, अप्रॉक्स 4500 ईयर ओल्ड। आगे बात करें, इन अवशेषों में मुख्य रूप से तांबे की वस्तुएं, ईंट, मृदभांड, मोती शामिल है तथा यहां से सनौली समाधान केंद्रीय और शाही ताबूत मिलने की उम्मीद है। ठीक है, यहां पे देखा जाए तो सनौली समाधान केंद्र और शाही ताबूत मिलने की उम्मीद की जा रही है। अब बात करें बागपत जिले में अब तक 2 प्रमुख ताम्रकालीन स्थलों की पहचान की गई है। जो बागपत है यहां से ही देखा जाए तो 2 प्रमुख ताम्रकालीन जो स्थल है उनकी पहचान की जा चुकी है। ठीक है, अब ये स्थल कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है सनौली। अब सनौली है, यहां पर देखा जाए तो 2018-19 में खुदाई के दौरान समाधान केंद्र, तांबे के रथ, तलवार और ढाल इत्यादि यहां से मिले थे। ठीक है, आगे हम बात करें तिलवाड़ा के बारे में जान लेते हैं। 2025 में यहां पर खुदाई हुई और जो सनौली में हुई थी ये खुदाई कब हुई थी? 2018-19 में हुई थी। तिलवाड़ा की बात कर ले 2025। अब 2025 में जो खुदाई हो रही है उस खुदाई में क्या मिला है? सनौली जैसी ही खुदाई में तांबे की वस्तुएं, ईंट, मृदभांड, मोती मिले हैं। सनौली के प्रकार से ही देखा जाए तो सनौली जैसी ही यहां पर वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनमें तांबे की वस्तुएं, ईंट, मृदभांड, मोती मिले हैं तथा समाधान केंद्र मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, जो समाधान केंद्र है, समाधान केंद्र भी मिलने की संभावना व्यक्त की गई कि यहां पे वो मिल सकता है। अगली खबर क्या है? बेंगलुरु ओपन 2025। अब बेंगलुरु ओपन 2025 के बारे में जान ले। आपके परीक्षा के लिए बेंगलुरु ओपन जो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर जो होते हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहां बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेंडन होल्ट, किसने? ब्रेंडन होल्ट ने जापान के शिंटोरा मोचिजुकी को फाइनल में हराकर 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी 125 चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीत लिया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो किसने जीता है? ब्रेंडन होल्ट ने जीता है, जापान के खिलाड़ी सेंटोरा मोचिजुकी को हरा के। आगे हम बात करें $2 लाख की पुरस्कार राशि वाला बेंगलुरु ओपन 125वां एटीपी चैलेंज टेनिस प्रतियोगिता है। यह 24 फरवरी से 2 मार्च तक बेंगलुरु के KSLTA टेनिस स्टेडियम में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु के KSLTA टेनिस स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और पुरस्कार राशि कितनी होती है? $2 लाख की पुरस्कार राशि होती है। ठीक है, $2 लाख की पुरस्कार राशि होती है। और यहां पर यह कब से कब तक हुआ? तो 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। कब से? 24 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 2 फरवरी तक ये होता रहा। ठीक है, आगे हम बात कर ले चेन्नई ओपन, दिल्ली ओपन, महाराष्ट्र ओपन के बाद यह प्रतियोगिता 2025 में भारत में आयोजित होने वाली एटीपी चैलेंज टेनिस प्रतियोगिता का चौथा और आखिरी प्रतियोगिता था। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो भारत में एटीपी प्रतियोगिता आयोजित होती है उनमें देखा जाए तो चेन्नई ओपन, दिल्ली ओपन और महाराष्ट्र ओपन के बाद जो बेंगलुरु ओपन है ये चौथी और अंतिम प्रतियोगिता होती है। ठीक है, चलो अगली खबर पे बात करें। यहां पर उसी से रिलेटेड भारत के अनिरुद्ध चंद्रशेखर और चीनी ताइपे के रे हो, ठीक है, चीनी ताइपे के रे हो की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक ब्लेयर्ड और मैथ्यू क्रिस्टोफर रोमियोसा को 6-2, 6-4 से हराकर बेंगलुरु ओपन का युगल खिताब जीता। यानी कि जो बेंगलुरु ओपन का युगल खिताब है वो किसने जीता? अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने जीता और चीनी ताइपे यानी कि ताइवान के रे हो की जोड़ी ने जीता है युगल का खिताब बेंगलुरु ओपन 2025 का। और ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर कोई भारतीय इंडियन ने युगल प्रतियोगिता जीती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर पे बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट। अब ओसोलॉट के बारे में जान लेते हैं। अमेजर ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटर चिप ओसोलॉट का अनावरण किया है। यह चिप त्रुटि दर और लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा, क्या पूछ सकता है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट किस कंपनी का चिप है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है किस कंपनी का है? अमेजन का है। अब आपको बताना है अमेजन। ठीक है, अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस हैं और इनकी जो अंतरिक्ष कंपनी है उसका नाम क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेफ बेजोस की जो कंपनी है अंतरिक्ष कंपनी, उसका नाम क्या है?
आगे हम बात कर ले, वहीं पर हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजराना 1 लॉन्च की थी। अब मेजराना 1 किसकी है? मेजराना 1 है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। मेजराना 1 किसकी है? मेजराना 1 है माइक्रोसॉफ्ट की, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की। चलो आगे बात करें, चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता, जो चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता, इसके बारे में जान ले तो भारत के ऋत्विक बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बेरियंटोस की जोड़ी ने 2025 चिली ओपन एटीपी 250 टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए चिली ओपन एटीपी 250 टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष युगल का जो खिताब है वो जीत लिया है, ठीक है। आगे बात करें, पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के लालोसा जेरे ने जीता है। जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है? लालोसा जेरे ने जीता है, जो चिली ओपन हुआ था। आगे बात करें, 6,80,140 इनामी राशि वाली चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 में से, ठीक है, जो 24 फरवरी से लेके 2 मार्च 2025 तक चिली की राजधानी सेंटियागो में आयोजित की गई थी। कहां पर आयोजित की गई थी? चिली की राजधानी सेंटियागो में आयोजित की गई। कब से कब तक? 24 फरवरी से लेके 2 मार्च तक, ठीक है। ये जो चिली ओपन प्रतियोगिता थी ये सेंटियागो में आयोजित की गई थी, ठीक है। एकल का खिताब किसने जीता है? सर्बिया के खिलाड़ी हैं लालोसा जेरे ने जीता है, और जो युगल जोड़ी है वो किसने? ऋत्विक बोलीपल्ली ने जीती है और निकोलस बेरियंटोस ने जीती है। और निकोलस बेरियंटोस कहां के खिलाड़ी है? कोलंबिया के खिलाड़ी है। ऋत्विक कहां के खिलाड़ी है? भारत के खिलाड़ी है। आगे हम बात करें, भारत और नेपाल के मध्य जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। यहां पर हम बात कर ले तो भारत और नेपाल ने जल स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और समझौते का प्राथमिक एजेंडा क्या है? तो समझौते का प्राथमिक एजेंडा दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और जल स्वच्छता तथा आरोग्य क्षेत्र में अंतर सरकारी सहयोग को मजबूती प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक, 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड। अब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड आप जानते ही हैं, जो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने बताया था आपको विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। पॉइंट पे चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर 3 मार्च 2024 को गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई है? जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी उसके 7वीं बैठक आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? यह भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? यह भी इंपॉर्टेंट है, और कब आयोजित हुई थी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई। कब इसका आयोजन किया गया? विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर। और विश्व वन्यजीव दिवस कब होता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? गुजरात में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक, और इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। अब यहां पर बात करें, इसी मौके पर मोदी ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय रेफरल केंद्र वन्यजीव की आधारशिला रखी, ठीक है। राष्ट्रीय रेफरल केंद्र वन्यजीव की आधारशिला रखी। किसके द्वारा रखी गई है? पीएम मोदी के द्वारा। कहां पर रखी गई है? जूनागढ़ में रखी गई है, ठीक है। आगे बात करें, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र। अब परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? 4 ऑप्शन दे देगा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। कहां पर की गई है? तमिलनाडु में की गई है, ठीक है। और वहीं पर देखा जाए तो राष्ट्रीय रेफरल केंद्र वन्यजीव की आधारशिला कहां पर रखी गई है? ये गुजरात के जूनागढ़ में रखी गई है, ठीक है। आगे हम देखें, आगे बात कर ले, स्थापना की गई और नदी डॉल्फिन पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। जो रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था ना, डॉल्फिन से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए, वो इसी रिपोर्ट में, इसी पुस्तक में बताया गया था, ठीक है। आगे बात कर ले, केंद्र ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए 2900 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी भी प्रदान की है, ठीक है। 2900 करोड़ रुपए यानी कि 29 बिलियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन। यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी, 7वीं बैठक, इसमें कुछ घोषणाएं की गई। वो घोषणाएं आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी घोषणाएं की गई? यहां पर अनाउंसमेंट की गई, ठीक है। देखें यहां पर, तो एशियाई शेरों की
16वीं जनगणना इसी साल मई में की जाएगी। ऐसी घोषणा की गई कि जो एशियाई शेर है उनकी जो जनगणना है, ठीक है, वो कब की जाएगी, वो इसी साल की जाएगी मई माह में। जंगल में आग और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को काबू पाने के लिए एआई का इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। यह भी घोषणा की गई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में कि जो जंगल में लगने वाली आग है और मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको कम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्य योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। अब यहां पर राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कार्य योजना शुरू करने का ऐलान किया गया, इसकी घोषणा की गई। मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए भागीदारी का सुझाव भी यहां पर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है जो वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक हुई थी, उस 7वीं बैठक में ये फैसले लिए गए थे। अगली खबर पर बात करें तो मशहूर इतिहासकार हिम्मत शाह का निधन हो गया है। ठीक है, हिम्मत शाह का निधन हो गया है, फेमस हिम्मत शाह पास अवे। आगे हम बात करें, मशहूर इतिहासकार हिम्मत शाह का 2 मार्च 2025 को निधन हो गया है। मशहूर इतिहासकार हिम्मत शाह 92 साल के थे। जयपुर के शैलवी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है। इनकी जो कृतियां होती थी यहां पर देखा जाए तो इनकी कृतियां करोड़ों रुपए में बिकती थी और गुजरात को छोड़कर जयपुर को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था। इतिहासकार जो हिम्मत शाह है बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको बनाई, जयपुर को बनाई थी, और ये दैनिक भास्कर की खबर है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चर्चा करें। 2 रेल कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला। 2 रेल कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। 2 रेलवे कंपनीज हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ नवरत्न। ठीक है, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें यहां पर 3 मार्च को भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, IRCTC जिसको आप कहते हैं, और साथ ही साथ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC, इन दोनों को नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, बात करें पॉइंट पर, IRCTC रेल मंत्रालय के एक उपक्रम है जो ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग और खान पान सेवाओं को उपलब्ध कराता है। ऑनलाइन रेलवे की जो टिकट होती है वो बुकिंग होती है यहां पर, साथ ही साथ जो कैटरिंग सुविधाएं हैं वो IRCTC उपलब्ध कराता है, मुहैया कराता है। ठीक है, वर्ष 2014 के बाद रेलवे के सभी 7 सूचीबद्ध उपक्रम जो थे, ठीक है, जो ऑल 7 लिस्टेड इंटरप्राइजेस जो थे, उनको देखा जाए तो नवरत्न का स्टेटस प्राप्त हो चुका है। ठीक है, 7 उपक्रम को नवरत्न का स्टेटस प्राप्त हो चुका है वर्ष 2014 के बाद। आगे हम बात करें, IRCTC रेल मंत्रालय का एक उपक्रम है जो ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग एवं खानपान सेवाएं उपलब्ध कराता है। शायद पॉइंट की बात दोबारा लिख गया है। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो 2014 के बाद रेलवे की सभी 7 सूचीबद्ध उपक्रमों का नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो इस पॉइंट पर हमने चर्चा कर ली। अब यहां पर आज की खबर देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और आज के इसी स्लाइड पर आधारित है। ऑस्कर से रिलेटेड वीडियो आपका कल एक सेपरेट वीडियो आएगा, वो अलग से आएगा। ऑस्कर जैसे आपने सोचा होगा कि आज का वीडियो है, ऑस्कर नहीं है, ऑस्कर के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उस पर ऑस्कर के बारे में ही चर्चा करेंगे सारी बातें। ठीक है, तो वो वीडियो कल अलग आएगा। यहां पर देखते हैं आज का सवाल। अब आज का सवाल जो रहा आज के इसी स्लाइड पर आधारित है। यहां पर 5 क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिलहाल आज हिंदी में लगे हैं, लेकिन कल से ये क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही लगे रहेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल ही लगे रहेंगे। अब यहां पर प्रयास करिए आज के प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन विभाग यानी कि पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम को 3 मार्च 2025 को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद उपक्रम संयुक्त उद्यम बन सकते हैं, सहायक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं और प्रत्यक्ष सरकारी हस्तक्षेप के बिना विलय या अधिग्रहण कर सकते हैं। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों कथन सही है, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी में मुख्य रूप से डॉल्फिन पाई जाती है, गोदावरी नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 3 है, डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई है, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। चौथा नंबर का प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में किसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या एक सींग वाले गैंडे। तो यहां पर ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चनों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। जितने प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा,
सूचना मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप कम्युनिटी वाला नहीं हमने ज्वाइन कर रखा है आपने, तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उस प्रोसेस को फॉलो करिएगा। मार्च महीने में आप एनरोल हो जाइए और मार्च महीने के जितने भी आपको टेस्ट होते हैं, पीडीएफ होते हैं, पीपीटी होते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेगी। तभी क्योंकि आप वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ का मिलने का जो तरीका है वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ठीक है, और फिर से एक बार बता दूं, प्रिंटेबल पीडीएफ जो है फरवरी महीने का वो कम्युनिटी में शेयर कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि फरवरी महीने का पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए तो आपको फरवरी महीने वाला कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहां पर आपको मिल जाएगा फरवरी महीने का जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी जो होती है, जैसे आप ये सोच रहे हो कि सर मार्च आ गया, फरवरी महीने में एनरोल करें या ना करें, देखिए हमारे यहाँ जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, कोई भी पैकेज ज्वाइन करेंगे, 1 साल की वैलिडिटी होती है। जैसे आपने फरवरी महीने का ज्वाइन किया तो अब से लेकर 1 साल तक फरवरी महीने की वैलिडिटी रहेगी। 1 साल तक आप उस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर मार्च ज्वाइन करेंगे, फिर वहां से 1 साल की मार्च की वैलिडिटी हो जाएगी। तो ऐसे ही लगातार हमारा सेशन चलता रहेगा। और आप चाहें तो पीछे पिछला जो हिस्सा है, पिछले हिस्से में भी एनरोल हो सकते हैं, अगले हिस्से में भी एनरोल हो सकते हैं। तो दोनों सुविधाएं आपके पास है। आप चाहें तो केवल मार्च में एनरोल होना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए। लगातार आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। इसी के साथ वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई फीडबैक होगा तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।